सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं बिहार बोर्ड के रिगार्डिंग। मैं भाई आपको आज 15 ऐसे वायरल क्वेश्चन के रिगार्डिंग बताने वाला हूँ जिनकी जो है 8 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, क्लास 12th एंटर की जो आपकी परीक्षाएँ होने वाली हैं, उसके अंदर आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है। मैं आपको आज जो है 15 सब्जेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ, विद आंसर आपको बताने वाला हूँ, जो आपके 8 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 12th का, उसमें आपका ये जो क्वेश्चन है ये फंसेगा ही फंसेगा, ये गारंटीड है। ठीक है मेरे भाई, तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। आज से आपके जो है टोटल 18 दिन रह गए हैं एग्जाम के लिए। आई होप आप प्रिपरेशन जो है वो कर रहे होंगे। नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी 18 दिन बचे हैं। एक प्लेलिस्ट में आपके लिए बना रहा हूँ बिहार बोर्ड वालों के लिए। ठीक है, इन 18 दिन के अंदर मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको बस उन वीडियो को देख लेना है। सब्जेक्टिव भी करूंगा, ऑब्जेक्टिव भी करूंगा, क्योंकि अभी मैं सब्जेक्टिव कर रहा हूं तो आप बोलेंगे ऑब्जेक्टिव करो, ऑब्जेक्टिव करूंगा तो बोलोगे सब्जेक्टिव करो, तो मैं दोनों करूंगा। ठीक है, आपको बस मैं जो जो क्वेश्चन बता रहा हूं आप बस उन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए। मैं इस बात की श्योरिटी दे रहा हूं कि आपको जो है 100% मार्क्स स्कोर करने में कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चनों को भाई गोल कर पी जाना है, फाड़ कर ले जाना है, क्योंकि इनके ऊपर जो है एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। तो बकवास बहुत हो गई है, मुद्दे को शुरू करते हैं। पर मुद्दा शुरू करने से पहले आप मुझे भाई ये जरूर बता दीजिएगा कि वैक्सीन वगैरह लगवा ली है या नहीं लगवा ली है, क्योंकि बिना वैक्सीन आप जानते ही हैं एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं, एग्जाम में आप नहीं बैठ सकते हैं। और एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया है या नहीं कर लिया है? एडमिट कार्ड आ चुका है, सब कुछ कंफर्म है भाई, एग्जाम होगा। तो किसी भी उसमें ना रहिए कि एग्जाम नहीं होगा, तैयारी को जो है फटाफट शुरू कर दीजिए। ठीक है जी, तो बकवास बहुत हो गई है, अब हम बात करते हैं मुद्दे की। तो मुद्दा ये है, सबसे पहला क्वेश्चन, कि समष्टि अर्थशास्त्र का जो विषय है, वो विषय अध्ययन जो है वो क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो किसके बारे में अध्ययन करता है? इसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट के अंदर ही आपका 2 मार्क्स का आएगा। तो आपको लिखना है कि जी समष्टि अर्थशास्त्र जो है ना, आर्थिक अध्ययन का महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके अंतर्गत जो है विशाल समूह का अध्ययन किया जाता है, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुल रोजगार, कुल आय, कुल उत्पादन, कुल विनियोग और कुल बचत और कुल उपभोग, कुल पूर्ति। यहाँ पे जो है टोटल अर्थव्यवस्था, कुल मांग, कुल पूर्ति, सामान्य कीमत स्तर, इन सब की जो है यहाँ पे बात चलती है। यही जो है समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है, यही जो है समष्टि अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट मैटर है, कि यहाँ पे हम जो है किस चीज की स्टडी करते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, बहुत ही अच्छे से, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में जो है ये पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को भाई सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी जो है हम कहते हैं। और व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, यहाँ पे आप देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या होता है? अर्थव्यवस्था की जो है केवल एक इकाई के रूप में जो है छोटे छोटे पहलुओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। जैसे यहाँ पे जो है बात चलती है एक उपभोक्ता की, एक उत्पादक की, एक फर्म की, एक उद्योग की, यहाँ पे जो है इन सब चीजों की बात चलती है, एक बाजार वगैरह की। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है वो आंशिक संतुलन से जो है अधिक प्रभावी होता है, जो आर्थिक क्रिया से संबंधित कारकों को प्रभावित होता है। ठीक है जी, इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत जो है अनुकूलतम साधन आवंटन और आर्थिक क्रियाओं जैसे मांग और पूर्ति का अध्ययन, मूल्य निर्धारण से संबंधित समस्याओं और नीतियों का अध्ययन किया जाता है। इट मीन्स आंशिक संतुलन का मतलब क्या होता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम इसको कहते हैं, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जो इक्विलिब्रियम निकलता है वहां पे जो केवल एक ही चीज पे ध्यान दिया जाता है, अन्य सभी बातें जो है यहाँ पे सामान्य रहती हैं। इसलिए यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम निकलता है वो आंशिक निकलता है, जबकि समष्टि के अंदर जो निकलता है वो निकलता है जनरल इक्विलिब्रियम। वहां पे अन्य सभी बातों को सामान्य नहीं रखा जाता, वहां पे होल इकोनॉमी की बात चलती है। तो भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और यहाँ पे क्या है, किसका अध्ययन होता है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये सारी की सारी चीजें अगर आप लिख सकते हैं, अगर उसका भी सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे आ जाएगा, अगर उसका भी सब्जेक्ट मैटर आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का जो है वो क्या महत्व है, आखिर हमें क्यों व्यष्टि की जो है स्टडी करनी चाहिए, आखिर क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसका महत्व है, इसकी भूमिका बताइए।
तो इसकी भूमिका क्या है, 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो 2-3 पॉइंट आपको लिखने हैं कि भाई व्यक्तिगत इकाइयों से मिलकर ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था बनती है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक विश्लेषण के लिए व्यक्तिगत इकाइयों का ज्ञान आवश्यक है। कि भाई अगर आपको होल इकोनॉमी के रिगार्डिंग अगर आपको बात करनी है तो पहले तो आपको व्यक्तिगत इकाई के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसलिए हमें जो है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना चाहिए। आर्थिक विश्लेषण में कीमत निर्धारण और वितरण की समस्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन समस्याओं का निदान व्यष्टिक आर्थिक विश्लेषण से किया जाता है। व्यष्टि के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि किसी भी वस्तु का कीमत निर्धारण किस तरीके से होगा एंड किराया, ब्याज, लगान वगैरह वितरण की जो समस्याएं ये किस तरीके से होंगी ये करते हैं। और मांग और पूर्ति ये 2 हमारे पास टूल होते हैं जिनकी मदद से कीमत का निर्धारण किया जाता है। तो ये ज़्यादा भाई इंपॉर्टेंट है। अगर हम व्यष्टि को पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि कोई किस वस्तु को किस प्राइस पे बेचना चाहिए, मांग क्या होती है, पूर्ति क्या होती है, और जो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, उनका जो वितरण की समस्या है किस तरीके से की जानी चाहिए, और इनमें जो किराया, ब्याज, लगान जो इनका होता है किस तरीके से डिटरमाइन होता है, ये सब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर अगर पढ़ते हैं। अगर हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं तो ये हमें पता ही नहीं चल पाएगा। तीसरा जो है इसके अंदर आप ये लिख सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत एवं विशिष्ट इकाइयों का विश्लेषण ही सरकार को आर्थिक नीतियां बनाने के लिए आधार प्रदान करता है। मतलब कि सरकार जितनी भी पॉलिसीज बनाती है, इकोनॉमिक पॉलिसी, वो जो है व्यक्तिगत और विशिष्ट इकाइयों का विश्लेषण करके ही बनाती है। तो अगर हम व्यक्तिगत इकाइयों का विश्लेषण ही नहीं करेंगे, व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो भाई आखिर सरकार कैसे आर्थिक नीतियां जो है वो बना सकती है। तो ये 3 पॉइंट लिख सकते हो अगर आप 2 नंबर का क्वेश्चन आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा है इंडिफरेंस कर्व जो है ये क्या होता है, अनादिमान वक्र जो है वो क्या होता है, इसको परिभाषित कीजिए। इसके भाई कई सारे नाम हैं। इसको जो है उदासीनता वक्र भी कहते हैं, इसको जो है तटस्थता वक्र भी कहते हैं। तो एग्जाम में अगर कुछ भी लिख कर आता है आपको ये ध्यान रखना है, ये इसी के ही नाम है, ठीक है। जैसे हमारे घर में नाम होते हैं ना, बाबू, सोना, मोना, कुल्लू, मल्लू, ऐसे इसके भी जो है 3 नाम है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। एग्जाम में लिख के आ जाता है तटस्थता वक्र, बच्चा सोचता है मैं तो अनादिमान पढ़ के आया था, तटस्थता गया, तटस्थता पढ़ के जाता है तो आ जाता है उदासीनता, वो कहता है मैं तो ये क्या पढ़ के आ गया। तो देखिए क्या है ये 2 वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोजनों को दर्शाता है जिससे उपभोक्ता को जो है एक समान संतुष्टि जो है वो प्राप्त होती है। या आप ये भी लिख सकते हो कि उपभोक्ता का व्यवहार उसकी उदासीनता मानचित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आप ये भी लिख सकते हो कि उदासीनता अनुसूची का चित्रीय प्रस्तुतिकरण अनादिमान वक्र है या उदासीनता वक्र है, ये भी लिख सकते हो। सबसे बढ़िया जुगाड़। और उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने वाले 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोग उदासीनता अनुसूची या उदासीनता तालिका कहलाते हैं। और जब हम उन्हें चित्र के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं या ग्राफ द्वारा जब उसको दर्शा देते हैं तो आप हमारे जो मिलता है वो अनादिमान वक्र होता है। सिंपल एंड शॉर्ट में आप ये लिख सकते हो कि एक होती है उदासीनता अनुसूची या उदासीनता तालिका, ठीक है। अब यहाँ पे तटस्थता भी लिख सकते हो, अनादिमान भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, तीनों मैंने आपको बताए। तो आपको लिखना है कि उदासीनता अनुसूची का चित्रीय प्रस्तुतिकरण उदासीनता वक्र होता है। ये आपको लिखना है शॉर्ट में कि भाई वो तो टैबुलर फॉर्म में आपको बताती है कि 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोग, और ये जो है कर्व के द्वारा आपको बताता है। कह रहा है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं से जो है आप क्या समझते हैं, अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं वो क्या होती हैं। भाई हम जानते ही हैं हर अर्थव्यवस्था को, चाहे वो कोई भी अर्थव्यवस्था हो, पहले तो अर्थव्यवस्था क्या होती है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था से मतलब उस आर्थिक प्रणाली से है जिसके द्वारा समाज की समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। और 3 तरीके की अर्थव्यवस्थाएं होती है, एक होती है पूंजीवाद, एक होती है समाजवाद और एक होती है मिश्रित। तीनों ही अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आर्थिक प्रणाली की भिन्नता के अनुसार अर्थव्यवस्था का संचालन अलग अलग होता है, लेकिन साधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं और आवश्यकताएं असीमित होती हैं। दुर्लभता की कमी के कारण क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है क्रिएट हो जाती है। साधनों की दुर्लभता है, मानवीय आवश्यकताएं असीमित है और जो साधन है वो सीमित होते हैं और वैकल्पिक उपयोग होते हैं, जिसके कारण इनमें जो है तालमेल बैठाने की समस्या प्रत्येक आर्थिक प्रणाली में रहती है। पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित तीनों को जो है सहनी पड़ती है, उसी को ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं जो है वो कहा जाता है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं ये यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछा गया और 3 तरीके की समस्याएं बेसिकली फेस करनी पड़ती है, क्या, कैसे और किसके लिए।
छठा जो क्वेश्चन है वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान जो है वो कैसे होता है। तो पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वो क्या होती है। पहले तो आपको पूंजीवाद पता होना चाहिए, जिसमें आप ये कह सकते हो टोटली निजी क्षेत्र का रोल होता है, इसमें सरकार की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। समाजवाद होती है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र होता है, टोटली समाज का रोल होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। पूंजीवाद जो अर्थव्यवस्था होती है बेटा उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसका जो उद्देश्य होता है वो सामाजिक कल्याण होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में लाभ और सामाजिक कल्याण दोनों के लिए काम किया जाता है। तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे होता है। तो मैंने बोला भाई इसका मोटिव है सामाजिक कल्याण करना, वेलफेयर का काम करना। तो यहाँ पे जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो इस तरीके से लिए जाते हैं कि लोगों का कल्याण हो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि क्या उत्पादन करें, तो उस वस्तु का उत्पादन होगा जो गरीबों के लिए लाभदायक है। कैसे उत्पादन करें, तो दो तरीके की तकनीक होती है, श्रम प्रदान और पूंजी प्रदान। तो यहाँ पे श्रम प्रदान तकनीक का उपयोग किया जाता है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। और किसके लिए करे वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि बेसिकली यहाँ पे गरीबों को फोकस किया जाता है। यही चीज़ इसने यहाँ पे लिखी है कि भाई यहाँ पे जो है आर्थिक क्रियाओं का संचालन समाज के हित के लिए जो है वो किया जाता है। क्या, कैसे और किसके लिए, ये तीनों के तीनों डिसीजन इस तरीके से लिए जाते हैं कि यहाँ पे जो है आर्थिक कल्याण जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। यहाँ पे कीमत तंत्र जो है काम नहीं करता, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के अंदर होता है। जैसे यहाँ समाजवाद के अंदर पूछा बेटा, ऐसे ये पूंजीवाद के अंदर भी पूछ सकता है, ऐसे ही ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर भी पूछ सकता है, किसी के भी रिगार्डिंग पूछ सकता है। अब जैसे ये देखो, अब यहाँ पे पूछ रहा है जी मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का जो है सह अस्तित्व होता है। अभी मैंने आपको बताया था निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों जो है वो मिलकर काम करते हैं। तो भाई जो निजी क्षेत्र के जो उत्पादक होते हैं वो लाभ कमाने के उद्देश्य से जो है डिसीजन लेते हैं, और जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है जो सामाजिक कल्याण के लिए काम करता है वो जो है सामाजिक कल्याण के अकॉर्डिंगली करता है। निजी क्षेत्र काम करता है कीमत तंत्र के अकॉर्डिंगली, और सार्वजनिक क्षेत्र काम करता है योजना तंत्र के अकॉर्डिंगली। दो तंत्र है ना बेटा यहाँ पे, एक है कीमत तंत्र, एक है योजना तंत्र। तो कीमत तंत्र क्या होगा, कीमत तंत्र का मतलब है मांग और पूर्ति, और योजना तंत्र का मतलब सरकार जो अपने पंचवर्षीय योजना वगैरह बनाती है उसमें समाज की तरफ ध्यान देती है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कल्याण कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है केंद्रीय समस्याओं का समाधान मिश्रित के अंदर किया जाता है। अगर बेटा पूंजीवाद के अंदर पूछ ले, वो पूंजीवाद के अंदर किस तरीके से किया जाता है, तो क्या उत्पादन करना है जिससे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, क्योंकि मैंने बताया पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना है। कैसे उत्पादन करें, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिसीजन लिया जाता है जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम आए, उत्पादन की लागत कम से कम आनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। और किसके लिए करे, बेसिकली यहाँ पे जो है बेटा अमीरों के लिए जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं। और इसी तरीके से आप जो है आर्थिक समस्या क्या है, ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। आर्थिक समस्या क्या होती है, तो आप लिख सकते हैं कि जी आर्थिक समस्या मूल रूप से चयन की समस्या है जो संसाधनों की दुर्लभता के कारण उत्पन्न होती है, क्योंकि मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं और उन्हें पूरा करने वाले साधन जो हैं वो सीमित होते हैं, इसलिए आर्थिक समस्या जो है वो क्रिएट होती है। ये लिख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, पूरा का पूरा 2 नंबर में। यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि भाई आर्थिक समस्या जो है वो चयन की समस्या है जो कि जो है संसाधनों की दुर्लभता और संसाधनों के वैकल्पिक उपयोगों के कारण जो है उत्पन्न होती है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कि मौद्रिक लागत क्या होती है, मनी कॉस्ट। वो सारे के सारे खर्चे जो मुद्रा के रूप में किए जाते हैं वो आपकी जो है मौद्रिक लागतें कहलाती हैं। तीनों सारी की सारी जो लागतें हैं उसके अंदर मौद्रिक लागत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वास्तविक लागत क्या होती है ये आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रियल कॉस्ट किसको कहते हैं, जो उत्पादन के जो साधन जो होते हैं उसको उपलब्ध कराने में जो साधन के स्वामी को जितने भी कष्ट, असुविधाएं, संयम, प्रयास ये जितने भी सहने पड़ते हैं ये जो है वास्तविक लागत कहलाती है। और ये जो है केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अवसर लागत क्या होती है, अवसर लागत आप लिख सकते हैं कि किसी गतिविधि की अवसर लागत अगले सर्वोत्तम विकल्प के मूल्य के बराबर होती है। मतलब कि अगर मान लीजिए मैं टीचर हूँ, मेरे पास 2 विकल्प हैं, या तो मैं स्कूल में पढ़ा सकता हूँ या मैं कोचिंग दे सकता हूँ। अगर मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो मेरे को सैलरी मिलती है 30,000,
और अगर मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ तो मुझे मिलेंगे 25,000। तो मान लीजिए मैंने स्कूल को सिलेक्ट कर लिया 30,000 को, ठीक है, तो मैंने क्या छोड़ दिया, जितनी सैलरी मेरे को कोचिंग में मिल सकती थी, यानी कि 25,000 रुपये। तो अगर आपके पास 2 विकल्प हैं, उसमें से आप एक विकल्प को सिलेक्ट कर लेते हैं और दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं, तो जो आप दूसरे को रिजेक्ट कर रहे हैं वो जो कॉस्ट होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत, या इसका दूसरा नाम वैकल्पिक लागत है। इसी तरीके से जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में। स्पष्ट लागत किसको कहते हैं? ऐसे सभी व्यय जिसका भुगतान उत्पादक को दूसरे व्यक्तियों को करना पड़ता है, स्पष्ट लागतें कहलाती हैं। स्थिर लागतें कौन सी होती हैं? जो ना तो उत्पादन बढ़ने पर बढ़ती या घटती नहीं बल्कि स्थिर रहती हैं, स्थिर लागतें कहलाती हैं, जैसे इमारत का किराया। परिवर्तनशील लागतें कौन सी होती हैं? जो उत्पादन बढ़ने पर बढ़ती हैं, उत्पादन घटने पर घटती हैं, और उत्पादन शून्य होने पर बिल्कुल भी नहीं होती हैं, जीरो हो जाती हैं। जबकि स्थिर वाली उत्पादन शून्य होने पर भी होंगी। और जो कुल लागत है वो स्थिर लागत और परिवर्ती लागत इन दोनों का जोड़ होती है। तो ये भी आप लिख सकते हो, जैसे कुल लागत की डेफिनेशन पूछ रहा है। औसत लागत की अगर हम बात करें, औसत लागत क्या होती है? जो एक वस्तु की प्रति इकाई के लागत में बात करें, तो आप लिख सकते हो कि जब हम कुल लागत को उत्पादित इकाइयों से भाग दे देते हैं तो हमको जो प्राप्त होता है वो होती है औसत लागत प्राप्त। ये भी आप लिख सकते हो। औसत लागत को ही औसत कुल लागत भी कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से औसत स्थिर लागत की अगर हम बात करें तो भाई अगर हम ये लिख सकते हो, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर हम कुल स्थिर लागत को उत्पादित इकाइयों से अगर हम भाग दे देते हैं तो हमको जो प्राप्त होता है उसको औसत स्थिर लागत कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि औसत लागत और सीमांत लागत के अंदर जो है ये क्या संबंध होता है। तो भाई औसत लागत और सीमांत लागत के अंदर अगर आपको संबंध बताना है तो आप जो है आप दोनों का औसत लागत को किस तरीके से निकालते हैं ये लिख देंगे, सीमांत लागत को किस तरीके से निकालते हैं ये लिख देंगे। और ये 3 तरीके के रिलेशन आप लिख सकते हैं कि MC लेस देन AC, MC इज इक्वल टू AC और MC ग्रेटर देन AC। जब MC AC से कम होता है तो AC गिरता है, MC AC के बराबर होता है तो AC अधिकतम होता है, और जब MC AC के बड़ा होता है तो AC बढ़ता है। ये तीनों के तीनों रिलेशन आप इसके अंदर लिख सकते हैं, और आप चाहो तो इसके अंदर ग्राफ भी आप इसके अंदर जो है बनाकर आ सकते हो, तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ भी बना सकते हो, तीनों रिलेशन भी लिख सकते हो, दोनों के फॉर्मूले लिख सकते हो, तो भाई आप इसमें बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, MC और AC के ऊपर विद कर्व पे जो है क्वेश्चन आता है। ठीक है, थ्योरेटिकल और कर्व जैसा चाहे आप वैसे इसकी आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है आपसे कुल आगम किसे कहते हैं। TR जो है वो क्या होता है? तो एक फर्म ने वस्तु की जितनी भी मात्रा बेची है उससे वस्तु के विक्रय से प्राप्त कुल राशि को फर्म का कुल आगम कहते हैं। और सीमांत आगम क्या होता है? वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है वो सीमांत आगम कहलाती है। और एक इकाई बेचने से एक फर्म को जितनी भी धनराशि प्राप्त होती है एक के बेचने से उसको औसत आय औसत आय, औसत संप्राप्ति या औसत आगम कहते हैं। आय, संप्राप्ति और आगम ये सारी की सारी जो है एक ही चीजें होती हैं। तो TR, AR, MR क्या होते हैं इस पे कई बार ये डिफाइन आया हुआ है, तो ये आप जो है 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको जो है ये 15 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, करो, नहीं करना मत करो, कमेंट करनी है करो मत करो, बस एक काम कर दीजिएगा, इसको जो है उन बच्चों तक जो है ज़रूर पहुँचा दीजिएगा जिनका 8 फरवरी को बिहार बोर्ड के वो स्टूडेंट हैं। ठीक है, अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्कल, स्कूल ग्रुप में जितना भी आप इसको शेयर कर सको इस वीडियो को उतना बस जो है शेयर कर दीजिएगा। लाइक करना है करो, कमेंट करना है करो मत करो, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतना काम जो है मेरा आप कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को जो है भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब मैं आपको इन 18 दिनों के अंदर अंदर जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे बताऊंगा। ठीक है, बिहार बोर्ड इंटर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं जो भी आपके आ सकते हैं एग्जाम में वो सब बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। और प्लेलिस्ट में आपको अलग से क्रिएट कर रहा हूँ,
ठीक है। उस प्लेलिस्ट में आप जो है वीडियो को चेक करते रहेंगे ताकि आपको सारी की सारी वीडियो सिस्टमेटिक वे से मिल जाए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की भी और सब्जेक्टिव की भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। तो तैयारी को शुरू कर दीजिए। 18 दिन में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप जो है 90% मार्क्स आप जो है यहाँ पे गेन कर पाएंगे। और अगर ये आपको PDF चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास नहीं है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 9990158317 9990158317 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके मेरे को जो है मैसेज कर सकते हैं कि सर जो आपने बिहार बोर्ड के लिए आज 15 क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव बताए उसका PDF जो है मेरे को सेंड कर दीजिए। तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ इसको भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बस इतना काम मेरा कर दीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जिसमें मैं आपको अगले जो है 15 क्वेश्चन बताने वाला हूं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।